टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों ने इस साल अगर टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की तो उनके रेवेन्यू की ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ सकती है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सितंबर में कंपनियों की तरफ से 15% तक टैरिफ में बढ़ोतरी की जा सकती है। सर, अभी आरपू की मौजूदा स्थिति क्या है और इसमें कितनी बढ़ोतरी की संभावना है? वाकई ये आज की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है और ये आपको भारत के टेलीकॉम बाजार में एक बड़ा शिफ्ट दिखाती है। जो कंपनियों की तरफ से कहा गया उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत के करोड़ों उपभोक्ताओं पर ही होगा जो कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ तो है कि कंपनियां ये कह रही हैं कि टेलीकॉम क्रांति में अब जो रेवेन्यू बढ़ने की रफ्तार थी वो घट चुकी है, यानी क्रांति प्लेटो हो रही है, एक लेवल तक आ गई है। इसके बाद अब आरपू को जो टेलविंड मिलती थी, जो आरपू को बढ़ावा मिलता था, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार सेचुरेट होने लगा है। फ़ोन सब्सक्राइबर्स की संख्या स्थायी हो गई है। हाँ, बाजार प्रीपेड से पोस्टपेड की तरफ जाएगा, लेकिन फिलहाल कंपनियों को लग रहा है कि अब इसमें बड़ी ग्रोथ नहीं है, वॉल्यूम बढ़ाने की संभावना नहीं है। सब्सक्राइबर बेस अब जहाँ है उससे थोड़ा ही बढ़ रहा है। और अगर आप करीब से टेलीकॉम की खबरें फॉलो करते हैं, स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो आप इसमें इसे मार्क भी कर सकते हैं कि पिछले एक साल में सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ रेट लगभग फ्लैट सी रही है। सब्सक्राइबर्स की संख्या नहीं बढ़ रही, बल्कि चर्निंग होती है, सब्सक्राइबर्स हटाए जाते हैं। तो कंपनियों को ये लग रहा है कि अब ज़्यादा डेटा कंजम्पशन के आधार पर रेवेन्यू आएगा, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर रेवेन्यू आएगा, और उसमें भी वॉइस का इस्तेमाल कम हो रहा है, डेटा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्हें अब राजस्व को बचाने के लिए अपने टैरिफ में लगातार और तेज़ी से बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक मिक्स अपग्रेड था 4G 5G का जो एक साथ चलता था, ये भी इसकी भी एक सीमा आ गई है। अब 4G सब्सक्राइबर्स को उस कीमत पर सेवा नहीं दी जा सकती जिस कीमत पर उन्हें दी जा रही है। उन्हें 5G के बराबर किसी लेवल पर लाना होगा, और ज़्यादातर नेटवर्क्स ने धीमे धीमे, जो दोनों प्रमुख नेटवर्क हैं, उन्होंने धीमे धीमे अपने आप को 5G पे अपग्रेड कर ही लिया है। 4G सर्विसेज कुछ ही जगह सीमित हैं। दूसरा ये कि कंज्यूमर्स के उपभोक्ता कम खर्च कर रहे हैं, डेटा का इस्तेमाल सीमित कर रहे हैं। घरों में 2 फ़ोन की जगह कई जगह 1 फ़ोन है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरी बिसात बन रही है टेलीकॉम सेक्टर में, वो लगातार कीमतें बढ़ने की या टैरिफ बढ़ने की, और इसलिए 15% की ठीक ठाक हाइक का प्रस्ताव दिखाई दे रहा है। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो टेलीकॉम क्रांति का एक पूरा दौर था वो वहाँ इस लेवल पर आ गया जहाँ बाजार अब सेचुरेट भी हो गया और मेच्योर भी हो गया है 2 ऑपरेटर्स के बीच में। अब यहाँ से कोई नई बड़ी बढ़त कंपनियाँ सब्सक्राइबर्स के आधार में नहीं देख रही हैं। अमेरिकी डॉलर में आई जोरदार तेजी की वजह से सोमवार को भारतीय करेंसी रुपया एक बार फिर से लुढ़क गया। प्रति डॉलर रुपया घटकर 95 रुपये 35 पैसे के स्तर तक टूट गया। अमेरिकी डॉलर में लगातार तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है, 100 के ऊपर निकल गया है। इस बीच ऑटो कंपनियों ने सरकार से मांग की है कि पीएलआई के तहत डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जाए, फॉरेन एक्सचेंज का एक फिक्स रेट तय किया जाए, क्योंकि रुपए की भारी गिरावट से उन पर मार पड़ रही है। उधर सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीमेंट इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की लिस्टिंग के लिए नए सिरे से कदम उठाने जा रही है। सर, पहला सवाल, भारतीय बॉन्ड को ग्लोबल इंडेक्स में शामिल करने से क्या होगा? जो पूरा बॉन्ड का फैसला आया पिछले सप्ताह, जिसका हमने आपको विस्तृत जानकारी भी दी थी, बताया था, उस के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह ये थी कि भारत के बॉन्ड्स पहले भी जेपीएम इंडेक्स में शामिल हैं, पर सरकार को जो अनुमान था कि 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश आएगा, उतना नहीं आया। 12 से 14 बिलियन डॉलर का निवेश आया, और ये माना जा रहा था कि जो रियायतें बॉन्ड निवेशकों को भारतीय बाजार में मिलनी चाहिए, वो अगर मिलें तो ये निवेश लाया जा सकता है। और इस वजह से कैपिटल गेंस टैक्स में, जिसमें काफ़ी आने वाले दिनों में बहस भी होगी, कैपिटल गेंस टैक्स और इंटरेस्ट पे विदहोल्डिंग टैक्स से भी छूट दी गई। आरबीआई ने पूरा बाजार ही खोल दिया, एफएआर रूट से भी बढ़ोतरी दी गई। अब इसके बाद सरकार को ये लग रहा है कि अब ब्लूमबर्ग का इंडेक्स, जिसमें भारतीय बॉन्ड शामिल होते होते रह गए थे, उसमें शामिल कराया जा सकता है। बाजार में 2 तरीके की राय कुछ लोगों का मानना है कि वैसे भी बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के बाद भारत के पास निवेश आ ही रहा था, इसकी इतनी बड़े बॉन्ड पैकेज की क्या ज़रूरत थी। दूसरे पक्ष का यह मानना है कि जो दूसरा इंडेक्स था उसमें शामिल होने से पहले इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड्स से में प्रतिस्पर्धा के लिए और आकर्षक बनाने के लिए भारत को ऐसा करना ज़रूरी था। तो ये जो पूरा ओवरहाल हुआ है, रेगुलेटरी और टैक्स का ओवरहाल, इसके बाद भारत का केस ब्लूमबर्ग के ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल होने के लिए मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये अगर शामिल होता है तो हमें इसका बाजार से इम्पैक्ट दिखाई देगा कि अगर उतना ही वेट हमें दिखाई देता है तो करीब 20 से
30 बिलियन डॉलर के 20 से 25 बिलियन डॉलर के एडिशनल फ्लोज भारत में आ सकते हैं इस एक और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल होने से। सर, ऑटो कंपनियां ये क्यों फिक्स फॉरेक्स रेट की मांग कर रही हैं? ये बड़ी चुनौती है और एक नए तरीके का प्रयोग की मांग भी शुरू हुई है। रुपए में लगातार गिरावट बनी हुई है, दबाव बना हुआ तमाम कोशिशों के बाद भी ऑटो कंपनियां, खासतौर से जो ऑटो पीएलआई में काम कर रही हैं, जिनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलते हैं, उनका कहना यह है कि जो रेफरेंस रेट है, जिस रेट पर उनका इंसेंटिव दिया जाता है, उत्पादन के बदले केंद्र सरकार जो उनको मदद देती है, उसमें जो आधार बनाया जाता है, उसमें भारत के रुपए और डॉलर की विनिमय दर को एक निर्धारित स्तर पर रखा जाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि इससे कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है। रुपया जितना कमज़ोर होता जाता है डॉलर उतना ही महंगा होता जाता है, और इसलिए जो उनका लोकलाइजेशन का बेनिफिट है, जो लोकल कंटेंट वो डाल रही हैं, उस पर उनका बेनिफिट कम होता जाता है, और इस वजह से कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है। और चूंकि ये पूरा केस बिल्ट किया गया है रुपए में पिछले 1.5 साल की गिरावट के तौर पर, अगर आप ध्यान से देखें 2024-25 के बाद से, तो कंपनियों का मानना है कि नहीं, रुपए पीएलआई में एक फिक्स रेट होनी चाहिए जिस पर उन्हें रिम्बर्समेंट किए जाएँ। अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कई और उद्योगों में भी, जहाँ सरकार ये आधार करती है, पैसा देती है प्रोत्साहन के लिए, वहाँ भी इसे अपनाया जा सकता है। और कंपनियों ने केवल डॉलर के लिए नहीं, यूरो और युआन को भी, यानी चाइना की करेंसी, यूरोप की करेंसी और अमेरिकी, तीनों करेंसीज के लिए एक फिक्स एक्सचेंज रेट की मांग की है। सर, रुपए को लेकर आउटलुक कैसा दिख रहा है फिलहाल? रुपया आज दबाव में था। रुपए के साथ दो चीज़ें हुई, एक अच्छी और एक चुनौतीपूर्ण। अच्छी बात यह थी कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी के बाद थोड़ी नीचे गिरावट आई, हालांकि बहुत $100 तक नहीं गया, $100 तक नहीं गया, लेकिन डॉलर इंडेक्स में रिकॉर्ड तेज़ी है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर भी अब एक तरफ से आसार संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो आरबीआई के जो भी कदम हैं, वो कदम रुपए की रफ्तार को, गिरावट की रफ्तार को धीमे करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार ये मान रहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $100 के आसपास रहीं तो रुपया फिर 96-97 तक रहेगा, और अगर ये कीमतें 80 से 90-100 डॉलर के आसपास रहीं तो धीमे धीमे रुपया लुढ़कता हुआ 97 की मंजिल पार करेगा, एकदम तेजी से नीचे नहीं जाएगा। तो बेस केस ये है कि रुपए को 95 से 97 के बीच में कहीं टिकना है, अगर मौजूदा परिस्थितियां ठीक रहती हैं। भले ही विदेश से निवेश आए, बॉन्ड निवेश आए, पर जो महंगाई का अंतर है, जो इन्फ्लेशन का अंतर, जो रील का अंतर है, उस अंतर के हिसाब से रुपए में एक ढलान तो बनी रहेगी। बुलिश होने की या रुपए की मजबूती की संभावना तो यहाँ से नहीं है। ज़्यादा बड़ी चिंता इस बात की, अगर ऑयल शॉक बार बार आया, कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई, तो फिर ये झटका एकदम तेज़ी से आगे जा सकता है। फॉरवर्ड मार्केट का दबाव अभी भी बना हुआ है।